क्वेश्चंस देखिएगा। और जाहिर है कि मैंने लिखवाना था कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर्स या मल्टीपल्स। एक ही बात है, मैंने बोला कि मैं मल्टीपल बोलूं या मैं डिवाइजर बोलूं या मैं फैक्टर बोलूं, एक ही बात है बिल्कुल। तो एलसीएम में आपके पास आता क्या है? एलसीएम का मतलब ये है कि आप फैक्टर बनाएं और फिर सारे फैक्टर्स लिख दें, सारे फैक्टर्स लिख दें, बस जो कॉमन फैक्टर हो वो सिर्फ एक बार लिखें। तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम में आते हैं सारे फैक्टर, जिसमें आपके पास आते हैं कॉमन फैक्टर भी और आते हैं क्या? नॉन कॉमन फैक्टर भी, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स सच दैट कॉमन फैक्टर्स आर रिटन ओनली वंस इज कॉल्ड क्या? एलसीएम। ठीक है जी। तो ये एलसीएम का फॉर्मूला कह रहे हैं आप, जो भी कह रहे हैं, ये तरीका है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। 5.10 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां आपके पास सिंपल अल्फाबेट्स है। आइए तरफ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, टिक मार्क करें इस पे। एक्सरसाइज है 5.10, सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई और सबसे पहले मैंने लिखा कि मेरे पास गिवन एक्सप्रेशंस क्या है। सिंस द गिवन एक्सप्रेशंस आर क्या क्या? 15a स्क्वायर और x क्यूब y स्क्वायर, सही, कॉमा 16a स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर y क्यूब, सही, एंड 12a स्क्वायर x क्यूब, 12a स्क्वायर एंड x क्यूब, सही है, y स्क्वायर। सो दिस इज द सिचुएशन। ये तीन फैक्टर्स आपके पास है, बारी-बारी तीनों को कंसीडर करें और तीनों के फैक्टर बना लें। चलिए बनाते हैं। यार ये जो पहला है 15a स्क्वायर x क्यूब और y स्क्वायर, इसमें 15 के फैक्टर बनेंगे 5 और 3, ठीक है। a स्क्वायर ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, इसको मजीद फैक्टराइज क्या करूं? x क्यूब को अगर मैं चाहूं तो x स्क्वायर अलग कर लूं और x क्यूब, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जान के कर रहा हूं, मैं बताता हूं क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन तीनों में जो कॉमन है वो x स्क्वायर। आप कहेंगे x क्यूब भी तो कॉमन है, हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन जो है तीनों में जो कॉमन है वो सिर्फ क्या है? x स्क्वायर। अच्छा y की बात कर लो तो y के साथ भी यही काम करें, y स्क्वायर अलग और y अलग, ठीक है, y स्क्वायर अलग और y ना भी करें अलग, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक लाइन छोड़ के दूसरा लिखिए 16 जी, क्या नहीं होगा? सिर्फ y स्क्वायर, इसमें नहीं है ना y स्क्वायर। अच्छा इसमें तो है ही, इसकी बात, इसमें सिर्फ y स्क्वायर ही, ओके। अच्छा अब दूसरे वाले में a स्क्वायर x स्क्वायर और y क्यूब। 16 का मतलब होता है 4 into 4 या 2 into 2 into 2, जितने भी लिखना चाहे। मेरा ख्याल है कि चले सारे फैक्टर्स बना रहे हैं ना, सारे लिख लेता हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। पता नहीं कौन सा वाला 2 या कितने 2 कॉमन है, मुझे क्या पता। अच्छा फिर a स्क्वायर को a स्क्वायर ही रहने दे, x स्क्वायर को x स्क्वायर ही रहने दे, y क्यूब को ब्रेक कर दे y स्क्वायर और y में। और अब तीसरा और आखिरी 12 a स्क्वायर x क्यूब और y स्क्वायर। 12 का मतलब है 2 into 2 into 3। फिर उसके बाद बारी आएगी a स्क्वायर की, फिर बारी आएगी x स्क्वायर into x की, और फिर बारी आएगी y स्क्वायर। अब पता चल गया होगा y क्यूब को क्यों ब्रेक किया, क्योंकि सब में y क्यूब नहीं है, तो कॉमन वाला y अलग हो जाए और नॉन कॉमन वाला y अलग हो जाए, कॉमन वाला x अलग हो जाए और नॉन कॉमन वाला x अलग हो जाए, इसलिए। और अगर नहीं भी करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन तीनों के बाद हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में कुछ नहीं करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर सारे फैक्टर हैं तो बस इस तरह से उतारना है उनको, पहले के फैक्टर, फिर दूसरे के फैक्टर और तीसरे के फैक्टर, सारे फैक्टर लिखने हैं। बस जो चीज पहले आ चुकी हो उसे दोबारा मत लिखना। चलो पहले के फैक्टर कॉपी करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई नहीं लिखते अल्फाबेट पे, तो अल्फाबेट में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर x स्क्वायर और x, और साथ में आ जाएगा y स्क्वायर। क्या ख्याल है, पहले के फैक्टर आ गए। अब जब दूसरे की बारी आई तो इन चारों 2 में से अब तक मैंने कोई भी 2 पहले नहीं लिखा, तो क्या करूं फिर? तीनों 2 लिखे, सॉरी चारों 2 लिखे। क्यों लिखे भाई चारों 2? अभी तक इसमें से कोई भी फैक्टर पहले लिखा नहीं गया। आगे चलते हैं, a स्क्वायर लिखा जा चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर भी पहले लिखा जा चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और
y स्क्वायर भी पहले लिखा जा चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बचा क्या तो y लिख दो बस। क्यों लिखते हैं y? इसलिए क्योंकि y अभी आपने पहले नहीं लिखा है, y स्क्वायर तो लिखा है मगर क्यूब का जो y एक्स्ट्रा था वो नहीं लिखा। दूसरे के फैक्टर हो गए, देखो चारों 2 हो गए, a स्क्वायर भी हो गया, x स्क्वायर भी हो गया, y स्क्वायर भी हो गया, y भी आ गया, हो चुका है पूरा। बस वो अलग बात है कि पहले कॉपी कर लिया था। आप जरा तीसरे के फैक्टर में आए, जब आप तीसरे के फैक्टर में आएंगे तो पता चलेगा 2 2 दोनों 2 पहले लिखे जा चुके, 2 2 कॉमन थे तो 2 2 पहले लिखे जा चुके, तो 4 लिख चुके हैं, उसमें कॉमन वाले 2 भी शामिल है। और ये वाला 3 भी पहले लिखा जा चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर भी पहले लिखा जा चुका है, x स्क्वायर और x भी पहले लिखा जा चुका है, और तो तीसरे का कोई भी फैक्टर मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये एलसीएम क्या तरीका समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम का आंसर मेरे पास आ रहा है अब 15 और 2 2 जा 4 4 4 जा 16। 15 और 16 को मल्टीप्लाई करवाना जरा जल्दी से। 15 16 जा कितना होता है? 160 और 80 240। चेक करना, 15 16 जा 240 होता है क्या? यही होता है। अच्छा, a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर और x क्यूब आ जाएगा, और y स्क्वायर और y क्यूब आ जाएगा। सिंपलीफाई करो, सॉल्व क्यों किया था फिर? ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। ये लिया ना एलसीएम, तो दोबारा सिंपलीफाई करते हैं। क्या ये काम समझ में आया? ये था एलसीएम लेने का तरीका। और अब अगर आप आंसर को देखें तो आपको याद आएगा कि जब मैंने एचसीएफ लेना सिखाया था तो अल्फाबेट भी कभी कॉमन निकालता था, लेकिन विद लोएस्ट पावर। और एलसीएम में x y और a तीनों आए मगर विद हाईएस्ट पावर, क्योंकि इसमें कॉमन वाला x भी आया है और सब मल्टीप्लाई की, अगर सब मल्टीप्लाई होते तो 3 और 2 बनता 5, मल्टीप्लाई ऐड मतलब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना। अगर सारे x आ जाते तो ये 3 और ये 2 और ये 3, ये बन जाते 8x, x की पावर 8, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करवा देता तो। लेकिन मैं सबको मल्टीप्लाई नहीं करवाया, मैंने कॉमन x जो थे उनको एक दफा लिखा और नॉन कॉमन x भी एक दफा लिखा। वैसे नॉन कॉमन x तो नहीं था, ये भी दोनों में कॉमन था। तो इसका मतलब जो चीज 2 दफा हो या 3 दफा हो वो आपने एलसीएम में सिर्फ एक दफा, और जो एक दफा वो तो आएगी एक दफा, लेकिन जो 2 दफा भी है वो भी एक ही दफा आएगी। तो कॉमन चीजों को एक दफा लिखा और नॉन कॉमन चीजों को वैसे एक दफा लिखा जाता है। ये होता है एलसीएम लेने का तरीका। वैसे तो मुझे पहले नंबर की एग्जांपल देकर ये काम करवाना चाहिए था, कोई बात नहीं, नंबर की एग्जांपल अभी दे देता हूं। वैसे नंबर की एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी नंबर आ चुके हैं। यानी क्या करें, मिसाल के तौर पे मेरे पास कहा जाए मुझसे कि यार जरा एलसीएम निकालो किसका, 56 का, और उसके बाद 28 का, और आखिर में मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर, मिसाल के तौर पे क्या लिया जाए 49 का, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लेना है मैंने, अपनी मर्जी से 3 नंबर लिए मैंने। तो सबसे पहले 56 के फैक्टर बनाएंगे। क्या फैक्टर बनाएंगे 56 के? 8 और 7, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर उसके बाद 28 के फैक्टर बनाएंगे आप लोग 4 और 7, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सही है बिल्कुल। उसके बाद फिर आप 49, 7 और 7। अब अगर एचसीएफ निकालना होता तो क्या आता? 7। एक 7, 2 7 तो नहीं आते, क्यों? एक कॉमन है, नॉन कॉमन है, यस यस, लोएस्ट पावर के साथ। लेकिन हम एलसीएम निकालेंगे तो उसमें दोनों 7 आएंगे। अब आप कहेंगे दोनों 7 क्यों आएंगे, एक 7 क्यों नहीं आएगा, या 3 और 1 4 4 7 क्यों नहीं आएंगे? इसलिए क्योंकि जो कॉमन वाली 3 7s हैं उनको सिर्फ एक दफा लिखूंगा और एक दफा नॉन कॉमन वाला 7। तो देयरफॉर एलसीएम का आंसर जो कि एल से डिनोट किया जाता है, पहले के फैक्टर कॉपी करता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। दूसरे की जब बारी आई तो 2 2 पहले लिखे जा चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और एक 7 भी पहले लिखा जा चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो तीसरे की बारी आई तो ये 7 लिखा जा चुका है, दोबारा मत लिखो, लेकिन ये वाला 7 थोड़ा सा गैप देके लिख लो, पता चले नॉन कॉमन 7 है। ये आगे कॉमन फैक्टर पेंसिल से लिखना, इसके ऊपर पेंसिल से लिखना, ये क्या आ गया कॉमन फैक्टर, और ये क्या आ गया नॉन कॉमन फैक्टर। अभी एनसीएफ कुछ नया ना समझ लें, नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से आप बोले एचसीएफ, अच्छा कुछ और है। अच्छा जी, क्या ये काम समझ में आया? बस अब आंसर आ चुका है, सबको मल्टीप्लाई करवा दें एलसीएम ताकि सिंपलीफाई हो जाए। 8 7 जा 56, 56 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, कितना बनता है? 92। ये आया इन तीनों नंबर्स का एलसीएम। और अगर यानी कि अगर ये तीनों नंबर्स डिनोमिनेटर में होते,
अगर तीनों नंबर इस तरह डिनोमिनेटर में होते तो इनका एलसीएम में क्या लिखता 392 और फिर 392 को बारी-बारी इन सब से डिवाइड करता और जो बचता वो इनके साथ ऊपर चला जाता, यानी जो जिसके नीचे नहीं होता उसके साथ ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है। ये होता है एलसीएम लेने का तरीका। क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? समझा के क्या था लास्ट क्लास में? आज मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया था। अब आए क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं, मजीद क्वेश्चंस पर। मजीद क्वेश्चन कौन-कौन से? क्या क्वेश्चन नंबर 2 है? क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स फैक्टराइज करने, बताना पड़ेगा कैसे फैक्टराइज करने, बताना चाहिए नहीं मुझे। चलो चेक करो, क्या ये सेट वाला है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या पेयर बन रहे हैं? हाँ, 4 टर्म्स है, शायद पेयर बन जाए। हाँ बनेंगे पेयर, सही बात है, लेकिन पेयर बनने के बाद ब्रैकेट से होंगे। आगे चलो, 3 टर्म्स तो है नहीं, तो ना सेट 2 ना सेट 3, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेट नंबर 4 बी वाला काम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 परफेक्ट स्क्वायर, 4 टर्म्स है जिसमें से 3 परफेक्ट स्क्वायर्स है और 2 का साइन सेम है, और जिन 2 का साइन सेम है उन्हीं का 2a भी मौजूद है, और तीसरे का साइन डिफरेंट है। माइनस कॉमन ले लें और a + b - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, उसके बाद लगाएं a² - b²। करने की जरूरत है क्या मुझे? कहते हैं तो कर देता हूं, मुझे कोई मसला नहीं, कर देते। चलिए अच्छा रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.10। सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई और उसके बाद मैंने सबसे पहले लिखा सिंस द गिवन एक्सप्रेशंस आर। जी क्या है गिवन एक्सप्रेशंस? लिखते हैं जी, x² - y² - और 2yz एंड, ठीक है, दो है ना सिर्फ, y² - z² -2zx। अच्छा, और बस दो ही है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐड लिखा है। अच्छा, अब क्या करें? बारी-बारी दोनों को कंसीडर करें, दोनों के फैक्टर बना लें। आए फैक्टर बनाते हैं। कंसीडर द फर्स्ट एक्सप्रेशन xz, वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता इससे, zx हो या xz हो। अच्छा बताएं क्या बनेगा? कंसीडर द फर्स्ट एक्सप्रेशन व्हिच इज x² - y² - z²। अभी मैंने आपको बताया कि आपने सेट चेक कर लिया ना इसका, ये कौन सा सेट है। अगर सेट चेक कर लिया तो स्ट्रेट अवे इस पर काम स्टार्ट कीजिए। क्या काम स्टार्ट करें? सर ये जो दो परफेक्ट स्क्वायर जिनका साइन सेम और जिनका 2a भी मौजूद है, इन पे लगाएं सेट 2 का फार्मूला। लेकिन उससे पहले इन तीनों के साथ, तीनों के तो तीसरे की तो अहमियत नहीं है, लेकिन इन दोनों के साथ प्लस होना जरूरी है। लिहाजा इन तीनों में से पहले निकालेंगे आप माइनस कॉमन, निकाल लीजिए माइनस कॉमन। x² ऐसे ही रहेगा, माइनस कॉमन अंदर बचेगा y² + z² + 2yz, और यहाँ लगेगा a² + b² + 2ab का फार्मूला, जो कि बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। सेट 2 वाला काम हुआ, और इसी के साथ ये बन गया x² - y² - z² - 2yz, किसके बराबर? y x² तो एज इट इज y - z का, बल्कि y + z का होल स्क्वायर। अब जैसे ही ये कंप्लीशन हुई, कंप्लीशन मैंने नहीं करवाई, पहले से थी फार्मूले की, स्क्वायर कंप्लीट था पहले से, खुद ब खुद आगे फार्मूला लग रहा है। कौन सा? a² - b²। तो a² - b² का फार्मूला लगाते हैं और फैक्टर बनाते हैं। तो ये पीछे कौन बैठा है? ये महल आपके अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है। क्या सोने आए? घर वाले सोने नहीं देते घर में क्या? यहाँ पे सोने आते हैं आप एसी में, हैं? मास्क नीचे करें बेटा, या और इज्जत अफजाई करो, ऐसे फर्क तो आप पे कोई पड़ता नहीं। पता नहीं क्या किया ख्यालों में बैठे हुए, नीचे पता नहीं क्या देख रहे हैं भाई। इधर देखिए बोर्ड पर, यहाँ लगेगा a² - b² का फॉर्मूला। आए फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं। फॉर्मूला लगा a² - b² और ये बन गया a - b और a + b। अब a की जगह आपके पास है, यहाँ पे यार बार बार ये साइड भी लिखनी पड़ती है ना, यहाँ पर a का मतलब है x, -b का मतलब है -y + z, और a + b का मतलब है x, और b की जगह चलो बना लेता हूँ ब्रैकेट, कोई बात नहीं। b में दो टर्म्स है इसलिए b में ब्रैकेट बनाया, a में दो टर्म्स होती कभी भी ब्रैकेट ना बनाता। अब ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दें, क्योंकि ये ओपन हो सकते हैं। चलिए इसको ओपन कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, ये क्या हो सकता है। तो ये जब ओपन होगा तो क्या बन जाएगा? व्हिच इंप्लाइज दैट x² - y² - z² - 2yz = इन दोनों का साइन चेंज होगा, तो
तो क्या ये माइनस वाई माइनस जेड बन जाएगा? और जब ये ओपन होगा तो प्लस वाई और प्लस जेड में कोई फर्क नहीं। ये था पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स का आंसर या पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। कोई नया काम तो नहीं किया मैंने, बस 6 and 4 की 5.2 वाला काम किया है। अब यही काम एक लाइन छोड़ने के बाद दूसरे एक्सप्रेशन में करते हैं। कंसीडर द सेकंड एक्सप्रेशन व्हिच इज y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xz। चलिए जी बताएं क्या होगा। Since y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xz, क्या ख्याल है जी किस तरह से काम होगा? सेम काम होगा। क्यों? तीन परफेक्ट स्क्वायर, दो का साइन सेम, तीन का साइन सेम, उन्हीं का 2a भी मौजूद, तो इन पे लगेगा सेट 2 का फॉर्मूला और उससे पहले इन दोनों के साथ प्लस लाना होगा, जिसके लिए पहले इन तीनों में से निकालना पड़ेगा। हालांकि माइनस सिर्फ इन दोनों से कॉमन निकालना चाहिए था, तीनों में से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूले का हिस्सा ये भी होता है और इसके साथ प्लस हो या माइनस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला लग ही जाता है। हाँ, इन दोनों के साथ प्लस होना जरूरी होता है। तो y स्क्वायर एज इट इज में माइनस कॉमन आया तो बना, अगर मैं x स्क्वायर पहले लिख दूं तो कोई हर्ज तो नहीं है, और फिर z स्क्वायर को बाद में लिख दूं क्योंकि यहाँ पे ऐसे x पहले z बाद में, तो ये बन जाएगा प्लस 2xz। और इस फॉर्मूले का रेफरेंस ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया जा चुका है, दोबारा मत लीजिए रेफरेंस और डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दें। क्या भला? x प्लस z का होल स्क्वायर। जैसे ही ये फॉर्मूला लगेगा तो ये बनेगा a माइनस b इंटू a प्लस b, और अब की बार a की जगह है y और b की जगह है x प्लस z। अभी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xz, ये जो जगह मैंने खाली छोड़ी है आपसे खुद फिल कर लीजिएगा, सेम चीज सेम साइड आएगी, ठीक है बिल्कुल। अच्छा ये क्या बनेगा? ये बनेगा y माइनस x माइनस z और ये बनेगा y प्लस x प्लस z या x प्लस y प्लस हो तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले कौन बाद में, तो बेहतर है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। लो बेटा दोनों के फैक्टर आ गए, अब लिखो जरा एलसीएम। नाउ एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम बनेगा पहले के फैक्टर यानी x माइनस वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस जेड। फिर जब दूसरे की बारी आएगी तो हाँ ये तो लिखना पड़ेगा y माइनस एक्स माइनस जेड, मगर लिखो दोबारा, क्यों? ऑलरेडी लिखा, यानी कोई बात जो भी समझाई थी कि एलसीएम में पहला फैक्टर भी होता है, पहला एक्सप्रेशन भी होता है और दूसरा एक्सप्रेशन भी होता है, दोनों एक साथ नहीं होते क्योंकि कॉमन चीज को एक दफा लिखा है, लेकिन अगर अकेले अकेले देखें तो दोनों मौजूद होते या नहीं होते? अगर पहले को छोड़ दूं तो दूसरा एक्सप्रेशन मौजूद है और अगर आखिरी ब्रैकेट को छोड़ दूं तो पहला मौजूद है। तो यस दोनों मौजूद होते हैं, पूरे पूरे नहीं मौजूद होते, ये एक साथ मौजूद नहीं होते, मगर होते सबके फैक्टर्स हैं, बस क्योंकि कॉमन फैक्टर एक दफा लिखा होता है इस वजह से रिपीट नहीं होते। तो अब एक ऐसी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं काम कर रहा हूँ कि जो कॉमन फैक्टर था अगर मैं उसको एक और दफा लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड, अब क्या होगा? अब पूरा पहला एक्सप्रेशन भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई जाहिर है और पूरा, यानी एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर एक दफा लिखा था अगर उसको आप एक और दफा लिख दें तो फिर दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट आ जाएगा, दोनों एक्सप्रेशन का क्या, और जो कॉमन फैक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। उसको क्या बोलते हैं? इससे पहले कि मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ जाऊं जो कि जाना है, यहाँ पे जो एक बात निकली है वो बात पूरी कर दूं मैं। कौन सी बात? थ्योरेटिकल बात, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। रिलेशन बिटवीन क्या भला? एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है जरा देखना। ये रिलेशन मैंने भी बता दिया आपको, वैसे अब सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं, वर्डिंग लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कंसिडर क्या? टू एक्सप्रेशंस जिनको नाम दे देता हूं मैं किसका? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अपनी तरफ से एक्स और वाई बोल दो, कोई और बोल दो। कैपिटल ए और कैपिटल बी दो एक्सप्रेशंस हैं। अब मैं कह रहा हूं अगली लाइन में अगला सेंटेंस, इफ H is their क्या? HCF and capital L is their क्या भाई? LCF, then तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा जो अभी बताया है कि अगर मैं LCM को HCF से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मुझे A और B का क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए अच्छा ये बात सिर्फ दो एक्सप्रेशंस के लिए, तीन के लिए नहीं है, क्योंकि जब एक्सप्रेशन तीन या दो से ज्यादा होंगे तो HCF एक दफा नहीं आएगा बल्कि HCF तो एक दफा लिखा है, दो दफा और लिखना पड़ेगा फिर वहां पे। तो ये सिर्फ बात किसके लिए है, दो मैंने इसलिए यहाँ पे टू लिखा है, कंसीडर टू एक्सप्रेशंस ए एंड बी, उसके लिए रिलेशन है। बाकी अगर दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं तो फिर ये रिलेशन नहीं है। तो आप कोई मुझसे पूछे एमसीक्यू में आ सकती है ना यार बात, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम का आपस में? एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर होते हैं और एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों होते हैं। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ को मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा, वो दोनों एक्सप्रेशंस मिलेंगे, वो दोनों एक्सप्रेशंस मिलेंगे जिनका ये एलसीएम और एचसीएफ था, और मिलेगा प्रोडक्ट उनका। क्यों? क्योंकि फैक्टर तो होते ही मल्टीप्लाई, वो एलसीएम में भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो एचसीएफ में भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, और जब दोनों को साथ लिखेंगे तब भी मल्टीप्लाई हो रहेंगे। तो ए और बी का क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट, क्योंकि फैक्टर्स वगैरह सबका ताल्लुक अल्टीमेटली है तो प्रोडक्ट से, सबका ताल्लुक है तो प्रोडक्ट से। आपको हंसी आ रही है बड़ी? नहीं आ रही है? वजह बता दो मुझे क्यों हंसी आ रही है। क्या ये बात समझ में आती है सबको बेटा? क्लियर है बात? क्वेश्चन देखते हैं अगला। मैं बीच में बात इसलिए डिस्कस की क्योंकि मैंने अभी भी प्रूफ करके दिखाया आपको, मतलब मैंने दो एग्जांपल ली, फिर मैंने बोला ये एलसीएम है। तो अगर इस एलसीएम में मैं, तो जाहिर है आंसर तो एलसीएम ही है ना यार, मेन आंसर क्या है, एलसीएम। तो अगर इस आंसर में कॉमन फैक्टर एक और दफा लिख दिया जाए तो मुझे पहला एक्सप्रेशन भी पूरा मिल जाएगा और दूसरा एक्सप्रेशन भी पूरा मिल जाएगा। अभी अधूरा ए या अधूरा दूसरा एक्सप्रेशन मौजूद है, दोनों एक साथ मौजूद नहीं है, मगर अगर कॉमन फैक्टर एक दफा लिखते हैं तो पहला भी अलग से आ जाएगा और दूसरा भी आ जाएगा और दोनों एक साथ मौजूद होंगे। बोले होंगे या नहीं? तो इसलिए रिलेशन, ये मैंने खुद बनाया रिलेशन अभी अभी आपके सामने, ठीक है? यानी इसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक है, एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन से निकला है। आ रही है बात समझ में सबको? इस वाली डेफिनेशन से कॉमन फैक्टर एचसीएफ, नॉन कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं, दोनों के एक दफा। तो अगर इस कॉमन फैक्टर को एक और दफा लिख दूं तो एक कॉमन एक नॉन कॉमन पहला एक्सप्रेशन बन जाएगा और दूसरा कॉमन और दूसरा नॉन कॉमन दूसरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। मगर ये बात सिर्फ दो एक्सप्रेशंस के लिए, तीन के लिए नहीं हो सकती। अगर तीन के लिए होती तो कॉमन फैक्टर एक दफा नहीं बल्कि, और अगर चार एक्सप्रेशन होते तो कॉमन फैक्टर चार दफा, एक दफा इसमें होता, तीन दफा और लिखना पड़ता। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस वजह से ये बात सिर्फ, ये रिलेशन सिर्फ किसके लिए, दो एक्सप्रेशंस के लिए। चलिए जी क्वेश्चन 1 और 2 पे टिक मार्क किया। अब इसके बाद माइनस कॉमन निकालो, दोबारा बोले, x माइनस वाई माइनस जेड आया। अब इसकी बात करिए तो नहीं, ये और ये तो डिफरेंट है, यहाँ x माइनस प्लस है वहाँ x माइनस है, यहाँ y माइनस है वहाँ y प्लस है, और यहाँ z माइनस है वहाँ, चलो z माइनस सेम है, बाकी दोनों टर्म्स तो डिफरेंट है। साइन सेम होने से आंसर भी डिफरेंट आता है, आपको पता है ये बात, ठीक है? इन दोनों को मैं कॉन्जुगेट तो बोल सकता हूँ एक दूसरे का, क्योंकि कुछ चीज का साइन सेम है और कुछ का साइन डिफरेंट है, मगर ये दोनों सेम है, ठीक है? सेम जो है वो साइन समेत सेम होना चाहिए। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के आगे लिख दो क्या भला, क्वेश्चन 3 के आगे लिख दो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो क्या, और ब्रैकेट बना के लिख दो अगर जगह है तो, या नीचे जगह है तो नीचे लिख दो क्या भला। नहीं पढ़ी 5.7 वाला क्वेश्चन जरूर करवाता क्वेश्चन 3, इस वजह से इसमें ना क्रॉस लगेगा ना टिक मार्क ना सर्कल, इसके आगे मैंने इसका रीजन बता दिया। क्वेश्चन 4 पढ़ो। दोबारा बोलिए, टॉपिक वाइज काम, हां एग्जैक्टली इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए तो आप रिमेंडर थ्योरम की बात कर रहे हो। रिमेंडर थ्योरम की दोनों एक्सरसाइजेस जो थ्योरी वाली है 4.5 वो भी निकाल दी है, और जो 5.7 जो एमसीक्यू आता था 4.5 में से आता था वो निकाल दी, और जो 5.7 एक्सरसाइज है वो भी निकाल दी। अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक, हां टॉपिक लिस्ट में तो दिया हुआ है लेकिन उसका काम कोई भी नहीं, ना उसकी एप्लीकेशन है ना उसकी थ्योरी है, तो मैं इसी वजह से बिल्कुल भी नहीं देता, टाइम मिलेगा जरूर। अभी फिलहाल वो काम करने में ज्यादा जो एक्सरसाइज वाला था, बड़ा रिलेटेड करना तो मैं खुद किया था इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसके बाद अगला क्वेश्चन यार 4 देखो,
बहुत ही ज्यादा आसान। पहले पे लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, दूसरे पे भी लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। हालांकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन क्योंकि बीच में प्लस है तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला काम नहीं हो सकेगा। और तीसरे में 2 दफा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का काम, और 1 दफा होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का काम। पावर 12 है ना, 2 2 और 3, 4 3 are 12, 4 का मतलब 2 2, तो 2 दफा स्क्वायर और 1 दफा क्यूब। समझ गए? मैंने करवाया है एग्जैक्टली ये वाला, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया है, एक्स और वाई लेकर करवाया है। ठीक है, सर्कल बनाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 5, जहां मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है मिडिल टर्म ब्रेक करवा देना, नहीं हो रही छोड़ देना, होगी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। 6 में भी 5 में भी 5 पे सर्कल बनाओ। कौन सा होमवर्क दिया है अभी मैंने? 4 और 5। अब 6 पर आओ। पहले एक्सप्रेशन का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, x - 5 x - 5 रहेगा। मतलब इसमें सिर्फ ये लिखना कि आपके पास मौजूद है x - 5, कुछ नहीं हो रहा तो इस तरह लिख देना 1 * x - 5। क्या करूं अब, जबरदस्ती के फैक्टर बनाने, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन आता है। ठीक है, आगे दूसरा एक्सप्रेशन a - b + b, तीसरा a क्यूब - b क्यूब, और चौथा x4 + x² y² + y4। यहाँ क्या होगा? Z4c x4 + y4, हायर स्क्वायर है और बीच में प्लस है, तो +2ab और -2ab करेंगे एक ही दफा, और फिर a² a + b का होल स्क्वायर बनेगा। उसके बाद a² - b² का फॉर्मूला लगेगा। कर लोगे? मैंने अभी 5.8 में क्वेश्चन करवाया था, इसलिए मैं नहीं चाहता दोबारा करवाना। ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो कौन से क्वेश्चन होमवर्क हुए बेटा? 4 5 और 6। अच्छा, एग्जांपल भी देख लो इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 5.10 के साथ एग्जांपल इसकी। एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 है ऑन पेज 115। इसको सर्कल। एग्जांपल 1 ऑन पेज 115, और इसके साथ आगे देखिए एग्जांपल नंबर 2। दो एक्सप्रेशन दिए हैं ना आपको, 3 एक्सप्रेशन दिए हैं। अच्छा, बुक के सॉल्यूशन को मत देखना, सिर्फ कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल भी बुक की सॉल्यूशन को आपने नहीं देखना। तो एग्जांपल 2 पे बना लीजिए सर्कल। एग्जांपल 2, एग्जांपल 1 और 2 है, ठीक है। पेज नंबर 116 क्या हुआ? हाँ, एग्जांपल नंबर 2 ऑन पेज 116। ठीक है, अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 3, डिवीजन मेथड है, वो हमारे कोर्स में से निकाल देंगे। इसके बाद अगली जो एग्जांपल 1 और 2 है वो मत करना। बातें नहीं हो रही भाई। तो अब इसके बाद एलसीएम का काम हो गया खत्म। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के इस रिलेशन की थोड़ी सी एप्लीकेशन है, उसके क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। डिवीजन वाले क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। 9 8 7 8 9 10 के डिवीजन मेथड 5.9 नहीं है, और ये चारों क्वेश्चन करने के लिए 5.9 करना जरूरी है। तो आप एक काम करिए, जो 7 8 9 10 लिखा है इस पे इस तरह से ब्रैकेट बनाइए और इसके साथ लिख दीजिए 5.9। क्योंकि हमने एक्सरसाइज 5.9 नहीं पढ़ी, इसलिए हम ये क्वेश्चंस नहीं कर रहे। ठीक है, मैं कटवा नहीं रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं, मैं बस करवा नहीं रहा है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 5.9 भी नहीं करवाई। 5.9 मैंने करवाई होती जरूर करवाता। ठीक है, और मैं करवाता ही हर साल करवाता हूँ ये, बस अब 5.9 शामिल ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। अच्छा, फिर आ जाए 11 और 12 पर। बेटा 11 और 12 में भी मामला है। 11 और 12 के साथ भी इसी तरह, मतलब इस ब्रैकेट को बल्कि एक्सटेंड कर दो नीचे तक। 11 और 12 पे भी ये दोनों भी 5.9 में शामिल है, 11 और 12। अच्छा, वैसे 11 12 और 13 ये तीनों बन गए,
वैसे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो 11, 12 और 13 मैं समझा सकता हूँ आपको इस रिलेशन से। देखो कैसे, इस फॉर्मूले, अगर मैं इस रिलेशन को एक फॉर्मूला मानूं तो इसमें कितनी चीजें हैं, 4, L, H, A और B। अगर इन 4 में से कोई सी 3 चीजें पता हो तो चौथी पता। तो ये रिलेशन यूज होता है कभी कभार किस तरह से, ये रिलेशन यूज होता है कि अगर आपने फाइंड करना हो क्या, LCM बाय यूजिंग HCF, LCM बाय यूजिंग, तो पहले आप क्या करोगे, ए और बी गिवन है, उसका HCF निकाल लेना। HCF निकालना सबको आता है। जब HCF आ जाए तो ए और बी और H, अब चाहिए क्या, ये H यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या करेगा, इस रिलेशन को मैं और ज्यादा सही से लिख दूं जरा कि ये रिलेशन की एप्लीकेशन क्या है, ये रिलेशन पढ़ा क्यों है या क्यों जरूरी है रिलेशन पढ़ना। कि अगर मैं यहाँ पे यूं लिखता हूँ कि अगर कहा जाए कि मालूम करें LCM बाय यूजिंग HCF, तो फिर क्या होगा, ये जो रिलेशन आपने लिखा था इस रिलेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं कि A मल्टीप्लाई में भी मौजूद है और ये H जो वहां मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर, और आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ याद है। पहला ऑप्शन कि पहले A और B को मल्टीप्लाई करें, जब वो मल्टीप्लाई हो जाए और उसका आंसर आ जाए तो उसको H से डिवाइड करवा दें। दूसरा ऑप्शन बताओ कि A को सिर्फ H से डिवाइड करें और जो आंसर आए वो लिखकर B से मल्टीप्लाई करवा दें, या फिर तीसरा ऑप्शन A को एज इट इज रहने दें, B को डिवाइड करें H से और जो आंसर आए उसको A से करवा दें। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ सबको पता है बात, यानी HCF जो वहां भेजा है वो दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, वो या तो दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा या दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड करेगा। आ रही है बात समझ में? ये गलती यहाँ पर होती, कहते हैं ए को, हाँ अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो वो बात सही होती कि अब ये LCM है, दोनों का डिनोमिनेटर है, तो ये A के नीचे भी आएगा और ये B के नीचे भी आएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये दोनों के नीचे आएगा तो फिर ये H नहीं होगा बल्कि ये तो H का स्क्वायर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना हमें? चैप्टर 2 और चैप्टर 4 में ऐसी थोड़ी टाइम लगाया है, ठीक है। और ये काम हो गया, ये इस रिलेशन की एप्लीकेशन है। और इस रिलेशन की एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर कहां पर है यार, ये 11, 12, 13, इसमें क्या है, A, B और H की वैल्यू पुट करो। अब तुम्हारी मर्जी B और H को डिवाइड करा दो या A और H को डिवाइड करा दो आंसर, और डिवीजन वही वाली है, कौन सी वाली भला, 4.4 वाली। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं करा रहा, लेकिन 11, 12 जो है वो मैंने ओरली समझाए, ये मैं होमवर्क नहीं दे रहा, ये मैं समझा रहा हूँ कि ये मैंने किस लिए पढ़ाया है। ये मैंने पढ़ाया है आपको फॉर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। कौन सी एक्सरसाइज का, 5.10 का। इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन आपने करने, मैं नहीं कह रहा करें, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करने आते हैं। क्यों? A B की वैल्यू पुट करें, H की वैल्यू पुट करें, क्या सिंपल डिवीजन आपको नहीं आती क्या? A को रखे अंदर, H को रखे बाहर, डिवाइड करवा दे, और याद रखना रिमाइंडर 0 आएगा हर सूरत में। क्यों आएगा 0? मैं अपनी श्योरिटी से कैसे कह सकता हूँ ये रिमाइंडर 0 आएगा? क्योंकि ये जो HCF है ये A का भी फैक्टर है और ये, और जो चीज जिसका फैक्टर होती है वो उसको हमेशा एग्जैक्टली, एक एग्जांपल देता हूँ, इस बात का ताल्लुक रिमाइंडर थ्योरम से है वैसे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ा नहीं है। देखो आप लोग अच्छी तरह जानते हो 6 के फैक्टर होते हैं क्या, 3 और 2। अब अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूं तो ये भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा, और अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो भी एग्जैक्टली डिवाइड, यानी 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर है। 3 भी करेगा क्योंकि उसका फैक्टर है। यानी फैक्टर की एक डेफिनेशन, तभी तो उसको डिवाइजर बोलते हैं, तभी तो फैक्टर को डिवाइजर बोलते हैं कि वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है या नहीं करता। तो अगर मैं 6 को, अब तुम सबको पता है कि जो 6 है उसका फैक्टर 5 नहीं होता, तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं 5 बन जा 5, माइनस कराएंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, and if the remainder is not equal to 0, which means 6 is not exactly divisible by 5. In other words, we can say that 5 is not a factor of 6, यानी फैक्टर है या नहीं है। अब नंबर थे, नंबर तो चलो आसान होते हैं ना, सबको याद होते हैं कौन किसका फैक्टर है, और अगर याद नहीं है तो कैलकुलेटर से चेक हो जाएगा।
लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह चेक नहीं हो सकता कैलकुलेटर से या ओरली। तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर चेक करना है भाई, फैक्टर है या नहीं, तो इसका क्या तरीका होता है कि आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उस फैक्टर से डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो एग्जैक्ट डिवीजन हो गई तो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर, ये मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूं बाय द वे, ये रिमाइंडर थ्योरम 5.7 में था। तो अगर एग्जैक्ट डिवीजन या एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया तो इसका क्या मतलब होगा, ये कोई ऑर्डिनरी डिवाइजर तो है मगर ये फैक्टर, इसका मतलब दोज डिवाइजर्स which divide the dividend या that divide the dividend exactly are also called factors of the dividend। वो डिवाइजर्स जो डिवाइडेंड को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करते हैं वो सिर्फ डिवाइजर नहीं होते बल्कि वो डिवाइडेंड के फैक्टर्स भी होते हैं। इसका सबूत ये रहा आपके सामने। वो डिवाइजर जो इस डिवाइडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा था वो सिर्फ डिवाइजर तो था और उसको फिर होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे आप, लेकिन वो फैक्टर नहीं था। वो डिवाइजर जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा, 3 से डिवाइड कर रहा, 3 2 द 6 रिमाइंडर 0, क्या ख्याल है? तो वो जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था वो ना सिर्फ इसका डिवाइजर था बल्कि इसका फैक्टर भी था। क्या सबको समझ में आया? अगर आप कहीं चाहो तो पेज पे टॉप पे बार लिख भी सकते हो कि दोस डिवाइजर्स व्हिच डिवाइड द डिवाइडेंड एग्जैक्टली आर आल्सो कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द डिवाइडेड। ठीक है, तो ये बेसिकली 5.7 का टॉपिक था या उसकी एप्लीकेशन थी, वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन, जो कि बेटा इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट इन द सेंस के इसका रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रिजल्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, देख रहे हैं ना, रिजल्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। और किस तरह से यूज हो रहा है कि आप चाहे यहाँ पर इसको HCF A से डिवाइड A को डिवाइड करा दो H से, चाहे B को। क्या बात आप सबको समझ में आई है? अब मेरे हिसाब से तो यार 5.10 खत्म हो गई है और I would have loved to try these questions जो बच गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यार ये मतलब these are interesting questions, समझाने के लिए बहुत कुछ है questions में। The problem is कि they are not included, their inclusion is doubtful। ठीक है, क्योंकि वो HCF वाला टॉपिक नहीं पढ़ा ना, या और रिमाइंडर थ्योरम भी नहीं पढ़ा, तो इस वजह से मैं जरूर करवाता। और खास तौर पे आखिर के 2 क्वेश्चंस 14 और 15, ये लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से, ये भी जरूर मुझे मैं करवाता हूं, हर नहीं करवाता हूं, नहीं करवा रहा, मुझे टाइम मिला ना अगर तो मैं जरूर करवाऊंगा इसको, इन क्वेश्चंस को खास तौर पे। और 5.7 ठीक है। अब जो जो आपको बताने वाली बात थी वो मैंने बता दी, जो समझाने वाली बात थी वो क्वेश्चंस करवाए बगैर, मतलब टॉपिक मैंने पढ़ाया है, टॉपिक पढ़वाया नहीं, टॉपिक मैंने पढ़ाया है, बस उसके क्वेश्चंस नहीं किए। 5.7 में भी मैं सोच रहा हूँ कोई एक आध क्लास ऐसी कर दूं कि कम से कम टॉपिक पढ़ा दूं, बेशक क्वेश्चन कोई ना करवाऊं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 5.11 5.12 एक्सरसाइज, बहुत लंबी एक्सरसाइजेज है बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज फॉर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ब्लैंक्स ना आए या आए, कहीं आ ना जाए, इसीलिए तो टॉपिक पढ़ाया है, वरना ना पढ़ा। और रिमाइंडर थ्योरम में भी यही खतरा है, और अगर यही खतरा है तो भी इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा 5.7। ठीक है, उसका टॉपिक, ये चैप्टर एक दफा खत्म हो जाए ना फिर मैं 5.7 का टॉपिक डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, 5.14 तो है मुझे पता है, मैं पहले 11-12 की बात कर रहा था। 11-12 इसमें क्या है, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं और फ्रैक्शंस को ऐड या सबट्रैक्ट कैसे करवाते हैं एलसीएम लेकर। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेकर, यानी एलसीएम और एचसीएफ की एप्लीकेशन है, एलसीएम और एचसीएफ की एप्लीकेशन है, फ्रैक्शंस में इसको अप्लाई करना है। और ये एक्सरसाइज भी अब हमारे कोर्स में शामिल है। हाँ, इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ, 5.11-12 शामिल है, इसका भी मैं तरीका समझाऊंगा या टॉपिक एटलीस्ट डिस्कस कर दूंगा। फिर 5.13 भी शामिल नहीं है, अब सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है, कौन सी? वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लीजिए काम।